तो गाइज आईपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस में इस बार मैथ का लेवल कैसा रहेगा? आप लोग को बहुत डर लग रहा होगा कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन आएंगे, कम्प्लेक्स लेंथी क्वेश्चन रहेगा जैसे आपके मॉक्स में रहते हैं, ठीक है? या जो टीचर पढ़ा रहे हैं बहुत खतरनाक क्वेश्चन, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज में जो ये सेशन है आईपीएस पीओ मेंस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2022 के आईपीएस पीओ मेंस में पूछा जा चुका है, ठीक है? तो यही लेवल रहने वाला है, तो इसको ध्यान से देखना कि क्या ये इतना खतरनाक क्वेश्चन है, क्या ये नहीं बनने वाला है। और मैं जो हमेशा कहता हूं मेंस एग्जाम में क्वेश्चन आपके कंसेप्चुअल होते हैं, ठीक है, कम्प्लेक्स और लेंथी बिल्कुल नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करूंगा तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल रियल मेंस एग्जामिनेशन में कैसा रहता है, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है भाई? सम ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज 61, ठीक है? तो ए और बी दो नंबर है, उसका सम क्या है? 61 है, ठीक है? इसको लिख लेते हैं हम। अब क्या कह रहा है? when b is divided by a the remainder will be 7 and the quotient will be 2। मतलब क्या है मेरा? जब b को डिवाइड करेंगे हम a से तो उसका जो रिमाइंडर है वो कितना हो जाएगा भाई? रिमाइंडर जो है वो क्या रहेगा? बचा हुआ 7 रहेगा। और कोसेंट मतलब क्या रहेगा? कोसेंट रहेगा उसका भागफल, जिसको बोलते हैं 2 रहेगा, ठीक है? तो अब आप दिमाग लगाओ, a और b में ऐसा कौन नंबर होगा, मतलब जिसको हम लोग b को a से डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर बचेगा, कोसेंट 2 होगा, ठीक है? तो पहला बात तो आप ये कॉमन सेंस लगाओ, कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो हम लोग स्टार्ट करते हैं 16 से लेते हैं, ठीक है? तो ये बचा हुआ नंबर कितना हो गया? 45। अब 45 को 16 से डिवाइड करोगे तो 2 से गया, लेकिन रिमाइंडर कितना हो गया? 13। ये तो नहीं होगा, मतलब थोड़ा ऊपर वाला नंबर लेना होगा, ठीक है? तो हम लोग और लेते हैं, जैसे 17 लेते हैं, तो बचा हुआ नंबर कितना हो गया? 44। 17 दूना 34, रिमाइंडर 10 हो गया, तो 7 नहीं है। कोसेंट 2 है लेकिन रिमाइंडर भी 7 आना चाहिए, ठीक है? अब नेक्स्ट नंबर लो 18, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? बी 43। तो 43 को 18 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? कोसेंट 2 रहेगा। देखो 1843 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 18 दूना 36। देखो कोसेंट जो है ये कितना है? 2 है और रिमाइंडर 7 है। मतलब मेरा ए क्या है? मेरा ए है 18 और बी क्या है मेरा? 43। तो देख रहे हो, कॉमन सेंस है बेसिकली। आप हिट एंड ट्रायल यूज करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, बन जाएगा। मतलब ए और बी का वैल्यू आ गया। आप क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। कह रहा है सी का पावर n माइनस टू इज इक्वल टू द लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर इन द नंबर सिस्टम। तो देखो भाई, अभी ही कॉन्सेप्ट का खेल आ गया। अब क्या है, रियल एग्जाम में मैंने हमेशा कहता हूं मेंस एग्जाम में क्वेश्चन कंसेप्चुअल होते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है? c का पावर n माइनस टू जो है ये इक्वल टू क्या है भाई? लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर इन द नंबर सिस्टम। तो लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होता है भाई? लार्जेस्ट नेगेटिव, अब बहुत बच्चे को यही पता नहीं होगा तो उससे क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, ठीक है? तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखो। मेरी नंबर सिस्टम की जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है वो अच्छे से देखो, और भी जो अरिथमेटिक टॉपिक है उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखो। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप लोग नहीं बना पाओगे। तो लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर क्या हो सकता है? अब एक नंबर सिस्टम है आपका, ठीक है? देखो जीरो के इधर तो आपको पॉजिटिव वाला इंटीजर है और इधर क्या आता है? निगेटिव वाला इंटीजर आता है ना। तो ऐसे, तो यहाँ देखो कि सबसे बड़ा जो निगेटिव इंटीजर क्या हो सकता है? -1 ही हो सकता है ना, उसके बाद तो सारा इससे छोटा रहेगा। तो मतलब मेरा लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर क्या हो सकता है नंबर सिस्टम में? -1। तो यानी c का पावर n-2 यहाँ पे कितना हमको दिया गया? -1। तो ये पता होना चाहिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखो। तो c का पावर n इजकल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब फिर से कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ n का वैल्यू क्या, और ये क्या कह रहा है? c इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज ग्रेटर देन 2। सी भी इंटीजर है और ये क्या है? ग्रेटर देन 2 है, ठीक है? तो हम देखेंगे n का वैल्यू क्या हो सकता है भाई। आपको तो पता है किसी भी नंबर का पावर n है, अगर 1 है तो मतलब क्या हो गया? n जीरो आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अगर ये n जीरो रहेगा तो c का पावर जीरो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर का पावर जीरो हो तो 1 होता है। तो मतलब मेरा n का वैल्यू कितना आ गया? जीरो आ गया, ठीक है? तो देख रहे हो, मतलब कंसेप्ट अगर आपके स्ट्रांग है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू कम्स बिटवीन c का पावर n माइनस एन प्लस ए एंड b माइनस ए, ठीक है? तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि c का पावर n माइनस एन प्लस ए, ठीक है, इसके और जो है आपका b माइनस ए के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? तो अब हमको पता है ना, a कितना है आपको? 18 है, b 43 है, तो ये तो हमको पता चल गया। 43 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 25 आ जाएगा। अब ये कितना होगा? देखो c का पावर n कितना है मेरा? ये तो 1 है, और n का वैल्यू कितना है? 0 है, और a का वैल्यू कितना है आपको? 18 है। तो मतलब कह रहा है कौन सा नंबर 19 और 25 के बीच में आएगा? तो ऑप्शन में देख लो, 19 से 25 के बीच में कौन नंबर आ रहा है भाई? 23 है। तो मेरा डी विल बी द आंसर। तो गाइस देख रहे हो, इस तरह के खूबसूरत क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ मेंस में पूछे जाते हैं, आईपीएस पीओ मेंस में पूछे जाते हैं। आपको ये क्वेश्चन क्या था? कंसेप्चुअल था। कंसेप्चुअल इन द सेंस
कि जो है आपको ये पता होना चाहिए था कि लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर नंबर सिस्टम में क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था। और किसी भी नंबर का जो पावर है 0 ये 1 होना चाहिए, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। उसके बाद ये क्वेश्चन को बनाने में क्या टाइम लगता? तो जो आपका एसबीआई पीओ मेंस है, आईपीएस पीओ मेंस है, इस बार भी इसी तरह के खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो भी आप लेंथी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के पीछे उलझे हुए रहते हो, चाहे वो मॉक्स हो या कोई भी बैंकिंग के वेबसाइट से कर रहे हो, कहीं भी ऑनलाइन कर रहे हो, तो उसमें मत उलझो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करो, एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। और उसका जो सबसे बेस्ट जगह है, वो सोर्स है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो गाइज अभी इस सेशन में और भी बहुत मजेदार और खूबसूरत कंसेप्चुअल हाई लेवल मेंस के क्वेश्चन आने वाले हैं, चलो अब उसको देख लेते हैं। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका नंबर सीरीज है। तो आजकल जो मेंस एग्जामिनेशन में भी नंबर सीरीज पे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मतलब चैलेंजिंग रहता है, ऑब्वियसली मेंस है तो इजी तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी बन जाते हैं, ठीक है, इजीली बन जाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, केयरफुली आंसर द क्वेश्चन। इसमें क्या है, द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 3 सीरीज, 3 सीरीज है मेरा, ठीक है। ईच फॉलोइंग ए डिफरेंट पैटर्न, सारा एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है और सबका डिफरेंट पैटर्न है, ठीक है। एंड इन ईच सीरीज वन ऑफ द टर्म इज रॉन्ग, इस तीनों सीरीज में जो एक नंबर है मेरा रॉन्ग नंबर है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट से सबसे पहले रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। भाई मेरा पहला सीरीज क्या है, 24 है, 31.5 है, 46.5 है, ठीक है, 69 है, फिर क्या है 98 है, फिर क्या है 136.5 है, और फिर क्या है 181.5 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसमें हम लोग रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो इसमें डिफरेंस लेते हैं पहले, ये 7.5 है, ये पंद्रह आ गया, ठीक है, और ये कितना है 22.5 है। मतलब हमको समझ में आ गया सीरीज में जो डिफरेंस है 7.5 का कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है। तो ये कितना आना चाहिए था आपको, ये आना चाहिए था 30 आना चाहिए था, मतलब यहाँ कितना होना चाहिए था 99 मेरा करेक्ट होता, मतलब 98 मेरा क्या है रॉन्ग नंबर है। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ये मेरा क्या है भाई, ये आपका है सीरीज 1, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब सीरीज 2 में क्या है, सीरीज 2 का नंबर क्या है भाई, 5926 है, 886 है, ठीक है, 166 है, 46 है, 22 है, 18 है, 14। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, रॉन्ग नंबर इसमें क्या है इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो क्या करेंगे, डिफरेंस लेते हैं, 4 है, 24 है, 120 है, ये कितना है आपको 720, आई थिंक यस 720 है, और ये कितना है आपको, ये जो है 5040 है, ठीक है। तो देख रहे हो पैटर्न मुझे अभी पता चल गया, देखते हैं, ये इंटू 7 है, ये इंटू 6 है, ये इंटू 5 है, तो ये इंटू 4 होना चाहिए था, मतलब यहाँ क्या होना चाहिए था 6 होना चाहिए था। मतलब यहाँ पे कितना आपको होना चाहिए था, यहाँ जो है अगर 16 रहता तब मेरा काम बन जाता, तब बचा हुआ नंबर क्या हो जाता 2 हो जाता, तो ये क्या हो जाता इंटू 3 हो जाता। मतलब मेरा रॉन्ग नंबर क्या है 18 जो है रॉन्ग नंबर है, उसके जगह 16 होना चाहिए था, ठीक है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चल के अब स्टेप सीरीज 3 में आ जाते हैं। इसमें क्या है मेरा 11 है, 18 है, 44 है, 107 है, ठीक है, 231 है, 445 और 788 है। तो इसमें अब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा इसमें जो टर्म है वो मेरा रॉन्ग है, ठीक है। तो हमेशा की तरह क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं भाई, 7 है, ये क्या है आपको 26 है, आई थिंक यस 26 है, और ये कितना है 63 है, ये कितना है 124 है, ये कितना है 214 है, और ये कितना है आपको 343 है, राइट। तो देखो गाइज आप देख के थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, ये तो 2Q का -1 है, ये क्या है 3Q-1 है, ठीक है। तो इतने नंबर सीरीज सॉल्व करो कि देखते ही पैटर्न आपको पता चल जाए। ये 4Q-1 है, ये क्या है 5Q-1 है, तो यहाँ तो ये 6Q-1 होना चाहिए था, यानी 215 होना चाहिए था ना। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपको, यहाँ पे जो है 446 होना चाहिए था, तभी तो ये 215 होता, तभी तो ये बचा हुआ क्या हो जाता, ये हो जाता आपका 342 हो जाता, जो कि क्या है 7Q-1 है, ठीक है। तो मतलब मेरा रॉन्ग नंबर क्या है 445 मेरा रॉन्ग नंबर है, यहाँ 446 होना चाहिए, ठीक है। तो गाइज देखो अब जो है तीनों सीरीज में मुझे पता चल गया कि मेरा रॉन्ग नंबर क्या है, और उसके जगह जो करेक्ट नंबर है वो भी पता चल गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, इसके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, क्या कह रहा है, इफ द स्टार्टिंग टर्म इन सीरीज 4, एक नया सीरीज 4 के बारे में बता रहा है, ठीक है, एक सीरीज 4 है। स्टार्टिंग टर्म क्या है भाई, स्टार्टिंग टर्म इन सीरीज 4 इज 23 एंड इट फॉलोज द सेम लॉजिक एज दैट ऑफ सीरीज 3। मतलब सीरीज 3 में जो लॉजिक है वो फॉलो कर रहा है, और पहला टर्म क्या है 23 है। तो इसमें क्या है मेरा भाई 7 का डिफरेंस है, फिर 26 का है, तो ऐसे हम लोग लेते चलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, शायद 30 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, फिर हम लोग जैसे पैटर्न है उसको फॉलो कर रहे हैं, और अगला क्या हो जाएगा 119 हो जाएगा, फिर 124 जोड़ दो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 243 हो जाएगा, फिर उसमें आप क्या है
215 जोड़ो क्योंकि सही 215 था, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 458 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा आपको लास्ट में 342 ऐड होगा, ठीक है। तो जो करेक्ट वाला है मतलब लॉजिक वो ऐड करना, इनकरेक्ट वाला मत करना। वो तो हम लोग नंबर रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई कर लिए हैं, अब उसका जो पैटर्न है उसको हमको यूज करना है। ये जो पैटर्न चल रहा है इसको भी हमको सीरीज 4 में सेम पैटर्न वही चाहिए, ठीक है। तो लास्ट वाला मेरा नंबर कितना हो जाएगा, इसमें 342 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 800, ठीक है। तो सीरीज 4 पता चल गया। अब क्या कह रहा है कि एंड इसमें क्या है, एन एल एम आर फोर्थ एंड सेवन टर्म इन सीरीज फोर्थ। इसमें जो चौथा टर्म है इसको एल है, और जो है सातवां टर्म यानी सातवां टर्म जो है ये एम है, ठीक है। तो कह रहा है देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एल एम एम, ठीक है। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 681 हो जाएगा ना। 800 और 119 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 681। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन डी विल बी द आंसर। तो देख रहे हो घुमा फिरा के दे रहा है, लेकिन आपको सीरीज पता चल गया है कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है। नया सीरीज बोल रहा है एक नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो सेम जो पैटर्न है उसको यूज कर लो। अब उसमें जो है चौथा और सातवां नंबर तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस ले लो। तो देख रहे हो इतना इजीली निकल गया। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं भाई, अगर आपको रॉन्ग नंबर सीरीज आइडेंटिफाई पैटर्न पकड़ना जल्दी से पकड़ लोगे तो बचे हुए क्वेश्चन आपके जो है फटाफट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो इसके बचे हुए क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। तो अब आते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है इफ पी क्यू आर द रॉन्ग टर्म इन सीरीज 1 2 3। तो हम लोग रॉन्ग नंबर तो पहले ही निकाल चुके हैं भाई, निकाल चुके हैं कि नहीं। देखो मेरा सीरीज 1 में मेरा रॉन्ग नंबर क्या था भाई 98 था, ठीक है। तो वो कह रहा है पी जो है आपका फर्स्ट सीरीज में जो रॉन्ग नंबर है वो है 99 है। क्यू क्या है सेकेंड सीरीज में जो रॉन्ग टर्म है तो वो क्या है मेरा 18 है, ठीक है। और जो आर है थर्ड सीरीज में जो रॉन्ग नंबर है वो है, तो रॉन्ग नंबर थर्ड सीरीज में क्या है 445 है, ठीक है। तो पी क्यू आर ये है। तो कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट है भाई, पी क्यू आर में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन बी मेरा सही है। क्या है मेरा पी जो है ग्रेटर देन क्यू है, और क्यू क्या है लेस देन आर है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा बी विल बी द आंसर। तो देख रहे हो मतलब कितना सिंपल क्वेश्चन है, और ये है आपका आईपीएस पीओ मेंस का लेवल, ठीक है। 2026 में जो एसबीआई पीओ का मेंस का लेवल रहने वाला है मैथ का यही लेवल रहेगा, ठीक है। तो जो भी आपको डरा रहे हैं कि भाई खतरनाक क्वेश्चन लेंथी कम्प्लेक्स क्वेश्चन, तो मैं कह रहा हूं अपना कॉमन सेंस यूज करो, डरना छोड़ो, रियल लेवल जो है ये है। तो मेक श्योर अपने कंसेप्ट स्ट्रांग करो, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है और उस पे आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की है तो मेंस में जो है आपको मैथ बनेगा ही बनेगा, ठीक है, 100% बनेगा। चलो इसके जो एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। तो अब इसके लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये जो सीरीज है इसमें कह रहा है एक्स एंड वाई आर करेक्ट टर्म टू रिप्लेस द रॉन्ग टर्म इन सीरीज 1 एंड सीरीज 2। तो देखो सीरीज 1 में हम लोगों ने करेक्ट टर्म निकाल लिया था ना, 99 आया था, 98 की जगह क्या होना चाहिए था 99 होना चाहिए था। तो यानी करेक्ट टर्म क्या है 99, वो एक्स है कह रहा है, ठीक है। और सीरीज 2 में जो मेरा करेक्ट टर्म क्या था भाई 16 था, 18 की जगह 16 होना चाहिए था, तो एक्स और वाई ये है, ठीक है। इसको लिख लिया। आगे क्या कह रहा है एंड z इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 15 है, और ये है, ठीक है। तो देख रहे हो कितना घुमा फिरा के दिया है। मेरा इक्वेशन क्या है ए स्क्वायर माइनस 15 ए है, और माइनस 9 स्क्वायर कितना हुआ 81 प्लस 25 हो गया, ठीक है, यही हो जाएगा ना। तो 25 माइनस ये कितना हो जाएगा 30, 51, 56 माइनस 56 हो गया। यानी ये क्या है मेरा इक्वेशन जो है ए स्क्वायर माइनस 15 ए प्लस 56 इक्वल टू 0। कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखो इसका तो देखते ही आप बोल दोगे कि ए का रूट क्या होगा 8 और 7 होगा, क्योंकि इसका सम 15 आ रहा है प्रोडक्ट 56 है, ठीक है। तो ए का वैल्यू 8 एंड 7 आ गया। अब क्या है जेड क्या है इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन। तो इसका लार्जेस्ट रूट क्या है 8 है, तो z जो है इस लार्जेस्ट रूट का स्क्वायर है यानी 64 है। तो देख रहे हो कितना सिंपल, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल गया। अब क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट। तो चेक कर लो। देखो z इजकल टू एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई करोगे तो ये तो z के इक्वल नहीं आएगा भाई, ये तो इनकरेक्ट है। 10y+3, तो 10y कितना हो गया ये हो जाएगा 163 हो जाएगा, और x प्लस जेड कितना है ये भी 99 प्लस 64 है, यानी ये कितना हो जाएगा ये भी आपको 163 हो जाएगा, ठीक है, 163 हो जाएगा। तो मतलब ये 2 वाला सही है, पहला वाला सही नहीं था। अब तीसरा क्या कह रहा है y इंटू जेड एक्स के बराबर होना चाहिए, तो y इंटू जेड करोगे तो एक्स के बराबर तो नहीं आएगा। तो मतलब क्या है मेरा ओनली ऑप्शन 2 फॉलो हो रहा है, तो बी विल बी द आंसर। तो देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन घुमा फिरा के दिया गया कि जेड का वैल्यू लार्जेस्ट रूट का स्क्वायर है, और क्वाड्रेटिक की इक्वेशन को भी डायरेक्ट नहीं दिया गया, थोड़ा सा आपको डराने के लिए थोड़ा सा लंबा दे दिया गया, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ता है, आपने सिंप्लीफाई किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ गया, जिसको देखते ही पता चल गया रूट 8 और 7 होगा, लार्जेस्ट रूट 8 है तो उसका स्क्वायर क्या है 64 है।
तो देख रहे हो क्या ये खतरनाक क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, जो बच्चे मतलब कॉन्सेप्ट नहीं सीखे रहेंगे वो क्वेश्चन को देख के डर जाएंगे, उसको लगेगा इतना बड़ा खतरनाक ये क्या है। लेकिन रियलिटी में क्वेश्चन कितना इजी है, इसको तो मतलब 10th क्लास के बच्चे भी बना सकते हैं कि नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलो ठीक है, अभी और भी मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपको डर लगेगा देख के, लेकिन इजीली बनेंगे। चलो उसको भी देख लेते हैं। तो गाइस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्या क्वेश्चन है भाई, इतना खतरनाक इक्वेशन लग रहा है, ये इतना बड़ा बड़ा इक्वेशन है। ये क्वेश्चन तो मुझे सच में खतरनाक लग रहा है, लेकिन क्या देखने से खतरनाक लग रहा है या सच में खतरनाक, एक बार इसको पढ़ के तो सॉल्व तो कर ले, पहले देख लेते हैं। इसमें कह रहा है द फॉलोइंग क्वेश्चन कंटेन टू इक्वेशन 1 and 2, दो इक्वेशन है 1 and 2 है, ठीक है। इसको ठीक है, यू हैव टू सॉल्व बोथ द इक्वेशन एंड डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन देम, दोनों को सॉल्व करके दोनों के बीच एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला जो इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। मेरा पहला इक्वेशन क्या है भाई, तो देखो रूट 100 क्या है मेरा, 100x4 प्लस 125x4 है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं पहले आपके लिए, इसको लिख लिया। अब क्या है, +7x है, ठीक है। और क्या है, 4 का पावर 1/2, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। और ये क्या है, -4x के इक्वल है। तो ये कितना हो गया, ये जो है 225x4 हो गया ना। तो इसका जो स्क्वायर रूट है क्या हो जाता है आपको, 15x² हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब इस 4x को इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, ठीक है। 11x हो जाएगा, प्लस क्या है 2 मेरा 0 के बराबर है, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो गाइज मेरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको फटाफट सॉल्व करो। 15 और 2 का प्रोडक्ट कितना होता है, 30 है। 30 कौन है जो 11 दे देगा, 5 और 6 है। देखो यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस होगा। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यानी ये क्या हो जाएगा मेरा एक्स का वैल्यू, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/3। और क्या हो जाएगा, -2/5, यही हो जाएगा ना। तो इस तरह से फटाफट फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो, आपको फटाफट एक्स का वैल्यू आ गया। तो देखो इक्वेशन 1 जो पहला मेरा था उसका तो हमको आ गया एक्स का वैल्यू। अब दूसरा इक्वेशन क्या है मेरा भाई, उसको लिख लेते हैं। तो देखो क्यूब रूट है 64y3, ठीक है, इंटू 2y, ठीक है, प्लस क्या है 19y, प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो 49 हो जाता है, ठीक है। -3y, माइनस क्या है 3y, प्लस 1600 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये 4y का क्यू है ना, ये इंटू 1/3 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, ठीक है। तो 4y इंटू 2y कितना हो जाएगा आपको, 8y² हो जाएगा। तो देख रहे हो, देखने में खतरनाक लग रहा था लेकिन सिंपल है एक्चुअली। अब ये जो है 19y और ये 3y एक तरफ ले आओ तो कितना हो जाएगा, 22y हो जाएगा। और 49 माइनस 40 कितना हो जाएगा, +9 = 0 आ गया, ठीक है। तो अब देखो फिर से फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो। 8 और 9 का प्रोडक्ट 72। अब कौन सा है जो 12 दे देगा, तो भाई थोड़ा दिमाग लगाओगे कौन सा हो सकता है वो। आई थिंक 18 और 4 ऐसा है जिसका सम 22 और प्रोडक्ट मतलब वो आ जाएगा 72 आएगा, ठीक है। अब यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट से क्या करो, डिवाइड कर दो 8 से। तो मेरा वाई कितना आ गया, वाई जो है आपका कितना आ जाएगा, -9/4। और क्या आ जाएगा, -1/2, ठीक है। तो गाइस दो इक्वेशन था, हम लोगों ने दोनों में x का वैल्यू पता चल गया, y का वैल्यू पता चल गया। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। कह रहा है इफ द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का जो है स्मॉलेस्ट रूट क्या है, -9/4 है ना। तो इसको लिख लेते हैं -9/4, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इज मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये -9/2 आ जाएगा, यानी बोल सकते हैं -4.5, ठीक है, इतना आ जाएगा। कह रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फॉलो, रिजल्टेंट जो है ये आपका रिजल्टेंट क्या हो गया, यहाँ पे जो रिजल्टेंट है आपका कितना हो गया, रिजल्टेंट जो है ये आ गया आपको कितना, -4.5, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे -4.5। तो रिजल्टेंट के बारे में कौन सा सही है, रिजल्टेंट ग्रेटर देन -4। तो -4.5 ग्रेटर देन -4 तो नहीं है, ये तो लेस देन है। अब रिजल्टेंट +21 1/2। अब रिजल्टेंट -4.5 प्लस 21/2 कितना हो जाता है आपको, 10.5। तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कह रहा है मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 तो नहीं है, ये तो 6 का मल्टीपल है। अब कह रहा है रिजल्टेंट इज लेस देन द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 का स्मॉलेस्ट रूट क्या है भाई, -2/5 है। तो -2/5 से तो भाई ये जो -4.5 छोटा है, यानी ये मेरा 3 वाला सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ओनली 3 फॉलोज। तो देख रहे हो, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना है। और आपको देखने में ये इक्वेशन 1 एंड 2 खतरनाक लग रहा होगा, ये देखो एक बार फिर से खतरनाक लग रहा है, x4 है, क्या है, yq है। लेकिन देखो इसको सॉल्व किया मैंने
तो ये कितना इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया आपको, कितना सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड से आप कुछ ही सेकंड में एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लिए। एक्स वाई का वैल्यू निकाल लिए, उसके बाद क्या है, रिजल्टेंट जो है वो बोल रहा था स्मॉलेस्ट रूट जो इक्वेशन 2 का है उसका क्या है भाई, उसमें 2 मल्टीप्लाई करके आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना था। तो देख रहे हो कितना इजी वे में मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, बट अपने आप को अप्लाई करना होता है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो गाइज और क्वेश्चंस है उसको भी देख लेते हैं। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और आजकल आपको जो है मतलब अलजेब्रा वाले बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, ये एसबीआई पीओ मेंस आईपीएस पीओ मेंस में भी बहुत आते हैं। ये आईपीएस पीओ 2022 मेंस का क्वेश्चन है। तो देख रहे हो इतने इजी क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चन कंटेन 4 इक्वेशन ए बी सी डी, 4 इक्वेशन ए बी सी डी। ठीक है, इसमें कह रहा है यू हैव टू सॉल्व ऑल इक्वेशन एंड डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन देम, गिव द आंसर एज फॉलोज। मतलब हमको ए बी सी डी पहले निकाल लेते हैं। देखो ए वाला जो है उसको देख लेते हैं क्या है, ये क्या है मेरा ए स्क्वायर है माइनस 3a है। अब रूट 4a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा ना, माइनस 6 हो गया। ठीक है, यानी कितना हो गया आपको, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखते ही बोल दोगे कि भाई इसका वैल्यू 2 और 3 होगा, मतलब पेन पेपर यूज भी नहीं करना है। तो ये क्या हो गया, ए का वैल्यू, तो हमारा ए इक्वेशन तो सॉल्व हो गया। अब दूसरा इक्वेशन पे आते हैं, ये क्या है, बी स्क्वायर रूट 81 बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9b हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस 4 इंटू 5 माइनस 20, ये कितना हो गया, बी स्क्वायर माइनस 9b प्लस 20 इक्वल टू 0। फिर देखते हुए पता चल गया मुझे बी का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा भाई, बी का वैल्यू हो जाएगा 5 और 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब आते हैं सी वाला, सी वाला इक्वेशन क्या है मेरा, सी इक्वेशन कह रहा है सी स्क्वायर है। ठीक है, सी स्क्वायर इंटू 625 6 सी 6 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको 25 सी क्यू हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या है, 5 सी क्यू है। तो मतलब देख रहे हो प्लस 28 इज इक्वल टू 39 सी है। घुमा फिरा के तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आना है ना, तो कोई बात नहीं है। देखो ये 5 से चला गया, यानी ये कितना हो गया, 5c² हो गया। और प्लस जो है आपका 39c को इस साइड में ले आओ और प्लस 28। ठीक है, तो ये देखो फिर से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। 28 गुना 5 कितना होता है, 140 होता है। 140 का कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मेरा 39 दे देगा, थोड़ा सा आप सोचोगी ऐसा क्या हो सकता है भाई। तो देखो 4 और 35 ऐसा फैक्टर है जो 39 दे देगा और प्रोडक्ट 140 रहेगा। ठीक है, और सी स्क्वायर के कोफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड कर दो। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, सी का वैल्यू आ जाएगा। मतलब सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/5 और 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमको सबका वैल्यू निकल गया है, ए बी सी का। एक और इक्वेशन है डी, चलो उसको भी निकाल लेते हैं। डी में क्या है मेरा भाई, डी स्क्वायर है माइनस क्या है, 15d है। ठीक है, इज इक्वल टू -56। ये तो बहुत सिंपल है, तो इसको तो मैं देखते ही बना दूंगा भाई। डी स्क्वायर माइनस 15d प्लस 56 इज इक्वल टू 0 है, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 8 और 7 होगा। इसके लिए तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको तो देखते ही पता चल जाना चाहिए। ठीक है, तो गाइज क्या है, हम लोग को ए बी सी डी में सारे इक्वेशन का पता चल गया है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, एक जगह इसको नोट कर लेते हैं। इक्वेशन ए में जो है मेरा ए का वैल्यू कितना आ रहा था मेरा, ये आया है आपको कितना है, 2 और 3 है। ठीक है, 2 और 3 है। जो बी मेरा इक्वेशन है उसमें बी का वैल्यू कितना आया मेरा, 5 और 4 है। ठीक है, ये लिख लेते हैं। इक्वेशन सी में मेरा क्या है भाई, सी का वैल्यू कितना है, 4/5 और 7 आया है। ठीक है, और इक्वेशन डी में मेरा डी का वैल्यू कितना आ गया है, 8 और 7 आया है। ठीक है, तो ए बी सी डी इक्वेशन का पता चल गया है। अब हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द लार्जेस्ट रूट ऑफ ऑल द 4 इक्वेशन। तो चारों इक्वेशन जो लार्जेस्ट रूट है, इसमें क्या है मेरा भाई 3 है, इसमें क्या है मेरा लार्जेस्ट रूट 5 है, इसमें क्या है 7 है, इसमें क्या है 8 है। तो 3 5 7 8 का एलसीएम क्या होगा, तो सबका प्रोडक्ट ही होगा क्योंकि इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 8 120, 7 840 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। तो देख रहे हो घुमा फिरा के पूछ रहा है, सारों इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। फिर कह रहा है जो लार्जेस्ट रूट है उसका एलसीएम पूछ रहा है सिंपली। तो एलसीएम तो बेसिकली क्या होता है, इजी होता है, आपको तो निकालने आता ही है। तो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन द डिफरेंस बिटवीन देयर रूट इज 1। तो देखो चारों इक्वेशन में देखो किसके बीच का डिफरेंस आपको 1 है, इसके बीच के तो आ रहा है, इसके बीच का भी आ रहा है 1, इसके बीच का नहीं आ रहा है और इसके बीच का भी आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ए बी डी जो है उसके बीच का रूट का जो डिफरेंस 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी को छोड़ के सभी है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ऑल एक्सपेक्ट सी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है भाई, ये है आपका आईपीएस पीओ मेंस का लेवल। ठीक है, तो जो भी बच्चे मतलब लेंथी कम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मेक श्योर इस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको आईपीएस पीओ मेंस 2026 में जो है क्वांट में इसी लेवल का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो मेक श्योर कॉन्सेप्ट क्लियर हो और जो है थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है,
तो गाइज़ मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपका जो आईपीएस पीओ 2026 के मेंस में है या एसबीआई पीओ 2026 मेंस में जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? मैथ के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, तो उसका मेरा क्या मतलब होता है इस क्वेश्चन से समझना। ये जो है आपका टाइम एंड वर्क पे बहुत खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जो इस बार के एग्जाम में भी आपको देखने को बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस पे डीआई कैसलेट तो पूछा ही जाएगा, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम भी रहेंगे, क्वांटिटी कंपैरिजन, डाटा सफिशिएंसी। तो टाइम एंड वर्क का मेरे चैनल के जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से देख लेना, उसके बाद जो ये क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराता हूँ हाई लेवल वाला, वो आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो देखना ये कितना खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। कह रहा है रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है? क्या है भाई? एक्स मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन वाई डेज, ठीक है? तो गाइस क्या बोल रहा है यहाँ पे, मेरा एक्स मैन जो है किसी भी काम को कितने दिन में कर लेते हैं भाई? वाई डेज में कर लेते हैं, ठीक है? तो वाई डेज में कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है? एंड वाई वोमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन एक्स डेज। अब जो है वाई वोमेन है, वो जो है उसी काम को कितने दिन में कर लेती है भाई? एक्स डेज में कर लेती है, ठीक है? तो इसको इन्फॉर्मेशन को नोट किए। आगे क्या कह रहा है? एंड 24 मैन एंड 12 वोमेन टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 53 1/3 डेज। मतलब जो है 24 आदमी और जो है आपकी कितनी 12 वोमेन है, उसी काम को कितने दिन में कर लेती है? 53 1/3, यानी ये आपको कितना हो जाएगा? 160/3 डेज में कर लेते हैं, ठीक है? तो हम लोग अब क्या करेंगे? एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है? तो मान लेते हैं मैन का जो एफिशिएंसी है, इसको मान लो आप एम है, स्मॉल एम मान लो, ठीक है? इतना यूनिट पर डे जो है ये काम कंप्लीट करता है। तो एफिशिएंसी क्या होता है? कितना रेट ऑफ वर्क बेसिकली होता है। वोमेन का जो एफिशिएंसी है, इसको मान लो आप ये डब्लू, स्मॉल डब्लू यूनिट्स पर डे काम खत्म करती है, ठीक है? तो अब देखना एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट से कितना मजा आने वाला है। अब देखो टोटल वर्क तो सेम है, जो वर्क है कह रहा है ना सेम है, दोनों एक्समैन वाई डेज में कर रही है और वाई वोमेन एक्स डेज में कर रही है, वर्क तो सेम है ना। तो मतलब एक्स जो आदमी है, इसका एफिशिएंसी क्या है? एक आदमी का एफिशिएंसी स्मॉल एम है, तो एक्स आदमी का एक्स इंटू एम हो जाएगा, ठीक है? अब ये काम कितने दिन में कर रहा है? वाई डेज में कर रहा है। ये टोटल वर्क ये हो गया ना, ये किसके बराबर हो जाएगा? वाई वोमेन है, और एक वोमेन का एफिशिएंसी क्या है? डब्ल्यू यूनिट पर डे के हिसाब से काम करती है, और कितने दिन में काम खत्म कर रही है? एक्स। ऐसा मैंने क्यों लिखा भाई? क्योंकि जो टोटल वर्क है मेरा वो तो कांस्टेंट है, टोटल वर्क दोनों केस में क्या है मेरा? सेम है, ठीक है? कांस्टेंट भी बोल सकते हो, सेम बोल सकते हो, ठीक है? तो इसको हम लोग इक्वलाइज कर दिए। तो अब इसमें क्या देखोगे कि एक्स और वाई जो है मेरा कैंसिल हो गया। मतलब मैन और वोमेन का जो एफिशिएंसी है इक्वल है, यानी मैन वोमेन का एफिशिएंसी क्या बोल सकते हो? 1:1 है, ठीक है? तो मतलब अगर ये 1 यूनिट पर डे कर रहा है तो ये भी 1 यूनिट पर डे कर रहा है, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे? टोटल वर्क निकाल लेंगे कि आखिर टोटल वर्क कितना है। अब टोटल वर्क कैसे निकलेगा? तो देखो इक्वेशन दिया गया है ना ये, कि 24 आदमी और 12 वोमेन कितने दिन में काम कर लेता है, तो इससे निकलेगा। तो देखो कैसे, ध्यान से देखना मैं कैसे टोटल वर्क निकालता हूँ। 24 आदमी है और एक आदमी कितना 1 यूनिट पर डे कर रहा है ना, यहाँ से देख लो। तो 24 गुना 1 हो गया, ठीक है? और 12 जो वोमेन है तो वो भी 1 यूनिट पर डे कर रहा है, दोनों का सेम है, एफिशिएंसी का रेशियो इक्वल है, 1:1, ठीक है? अब जो है इनटू जो है टोटल कितना दिन ले रहा है ये? 160/3। तो यही हो जाएगा ना टोटल वर्क। तो कितना हो जाएगा आपको? 36 हो जाएगा, यानी 12 गुना 160 हो जाएगा, ठीक है? तो 12 के 72, 2 7, 1920। मतलब मेरा टोटल वर्क हमको पता चल गया ना। टोटल जो मेरा वर्क है वो कितना है? 1920 यूनिट्स है, इतना ही है ना? इतना यूनिट जो है आपका टोटल वर्क है, ये पता चल गया। तो अब क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसमें कह रहा है इफ 15 मैन एंड 12 वोमेन वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो क्या कह रहा है भाई मेरा? 15 मैन है और 12 वोमेन अगर साथ मिलके काम करे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो हमको टोटल वर्क पता है। अब जो है कितना दिन लगेगा 15 वोमेन और 15 मैन और 12 वोमेन का भाई? टोटल वर्क 1920 है, ठीक है? अब जो है 15 आदमी है तो उसका एफिशिएंसी कितना है? 1 है। 12 वोमेन है, उसका एफिशिएंसी कितना है? 1 है। तो ये कितना दिन इसको लगेगा? 1920/27 लगेगा, ठीक है? तो अब ये कितना हो जाएगा आपको? इसको आप कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा ये जो है आपको तो ये 3 से चला जाएगा, 3 छक 18, 640 हो जाएगा, और ये कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है? तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 71 1/9 डेज, यही लिख सकते हो ना? ये 639 हो गया, 640/9, ठीक है?
तो 71 डेज में जो है 15 मैन और 12 वोमेन उसी काम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरा ए विल बी द आंसर। तो जिसके कंसेप्ट स्ट्रांग है भाई टाइम एंड वर्क के, वो इस खूबसूरत से क्वेश्चन को बना लेंगे कि नहीं। अगर आपको मेंस एग्जाम में पूछो क्या करना था मुझे, कि मतलब एक्स मैन वाई डेज में कर रहा है, वाई वोमेन एक्स डेज में कर रहा है, तो एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे क्या है। तो एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया 1:1 है। अब टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क पता चल जाएगा, उसके बाद तो 15 मैन और 12 वोमेन कितना करेगा इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क जो है उसको डिवाइड कर देंगे, 15 मैन और 12 वोमेन कितना काम करती है उसका रेट से, ठीक है। तो वो पता चल जाएगा हमको कितने डेज में जो है ये काम कंप्लीट कर लेंगे। तो कितना खूबसूरत क्वेश्चन था, आपको भी मजा आया होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करो, यही जो क्वेश्चन है आपको, यही लेवल आपको आईपीएस पीओ मेंस इस बार 2026 में, एसबीआई पीओ मेंस 2026 में यही लेवल का क्वेश्चन आपको आने वाला है, ठीक है। चलो गाइस, इसके दो और क्वेश्चन है खूबसूरत, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है बी बॉयज कैन कंप्लीट ए वर्क इन डी डेज। अब बोल रहा है बी बॉयज के बारे में बोल रहा है, ठीक है। बी बॉयज जो है कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, डी डेज में जो है काम कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, बी बॉयज स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 0.45 डी डेज, ठीक है। तो बी बॉय जो है काम को स्टार्ट करता है और कितना काम करता है भाई, बी बॉयज जो है 0.45 डे के लिए काम करता है, ठीक है। तो बी बॉयज कितने दिन के लिए काम करता है, 0.45 डेज के लिए काम करता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लिए। एंड आफ्टर 0.45 डे ऑल द बॉयज लेफ्ट, सारे जो है काम छोड़ देते हैं इतने दिन के बाद। अब जो बचा हुआ काम है उसको कौन करता है, 20 मैन एंड 24 वोमेन। जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क को कौन करता है फिनिश भाई, जो आपका 20 आदमी है और 24 वोमेन है, ये बचे हुए काम को कितना फिनिश करता है। तो कह रहा है कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 0.60 डेज। तो बचे हुए काम को कितने दिन में फिनिश कर रहा है, 0.60 डेज में, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। तो डी का वैल्यू क्या होगा। तो गाइज मेरा टोटल वर्क कितना है, 1920 है ना, तो इतना ही काम करेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये मान के चलना बी बॉयज जो डी डेज में काम करेगा तो टोटल वर्क मेरा सेम है, तो ये 1920 रहने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मेरा जो 20 आदमी है, ठीक है, और तो गाइज 20 आदमी का देखोगे तो एक आदमी का एफिशिएंसी कितना है मेरा 1 है, और 24 वोमेन का एफिशिएंसी कितना है, जो एक वोमेन का एफिशिएंसी तो 1 है ना, तो ये 20 प्लस 24 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ये कितने दिन काम करता है, 0.60 काम करता है, ठीक है। प्लस जो है स्टार्ट में कितना था मेरा, बी बॉयज था ना, बी बॉयज था, वो कितने दिन काम करता है, देखो 0.45 डेज काम करता है, ये हो गया। तो ये टोटल वर्क हो गया ना आपका। तो ये टोटल वर्क मेरा कितना है, 1920 यूनिट है, इसके इक्वलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो गाइज अब देखो यहाँ ध्यान से देखना कि जो मेरा टोटल वर्क है बी बॉयज डी डेज में करता है, बी इंटू डी मेरा कितना है भाई, स्टार्ट में जो आपने निकाला था कि एक्स मैन वाई डेज में कर रहा है या वाई वोमेन एक्स डेज में, तो टोटल मैन डेज तो कांस्टेंट रहेगा। मतलब जो है मेरा बी डी कितना हो जाएगा, यहाँ से 1920 ही रहेगा ना, यही तो आपको वर्क है टोटल वर्क। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, बी डी को सब्सिट्यूट कर देंगे 1920, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 44 गुना 0.6 डी, और बी डी कितना हो जाएगा आपको, 1200 हो जाएगा, यही तो बेसिक 1920 हो जाएगा, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा आपको 0.45, और ये कितना हो जाएगा 1920 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपको, ये जो है 26.4 डी आ जाएगा। और आप कैलकुलेट करोगे तो 1920 इंटू कितना हो जाएगा, 0.55 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो इसको कर लो आप 100, ये हो गया 11, ये हो गया 20, ये हो गया 2×18 96, 11×6 66 के 6 हाथ में 6, और कितना हो गया 1056, ठीक है, 1056 हो गया। तो यहाँ से डी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, 1056 बटा 26.4 करोगे तो ये तो 40 आ गया, ठीक है, 40 आ गया। मतलब मेरा डी का वैल्यू कितना आ गया, 40 आ गया। ए विल बी द आंसर। तो देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन था। कंसेप्चुअल क्वेश्चन से यही मतलब होता है मेरा, कंसेप्ट अगर आपके स्ट्रांग रहेंगे टाइम एंड वर्क के, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इजीली मेंस एग्जाम में बन जाएंगे। चलो इसका एक और खूबसूरत क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। तो गाइज इस जो टाइम एंड वर्क का आपका कैलकुलेट है, इसके लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, और सबसे खूबसूरत क्वेश्चन है ये। देखो इसमें क्या कह रहा है, 10 मैन एंड 14 वोमेन एंड जी प्लस 24 गर्ल्स टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डे, ठीक है। तो 10 आदमी है आपका, 14 वोमेन है, और मेरा जी प्लस 24 गर्ल्स है, ठीक है। तो जी का वैल्यू हमको पता नहीं है, वही पता करना है। ये कितने दिन में काम को कर लेते हैं भाई, 16 डेज में काम को कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है एंड जी गर्ल्स अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 26 डे। मतलब जो गर्ल्स है अकेले काम कितने दिन में फिनिश कर लेती है, 26 डेज में, ठीक है। तो अब हमको चाहिए फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। तो जी का वैल्यू हमको निकालना है कि क्या होगा, जी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो गाइस देखो टोटल वर्क मेरा फिर से लिख लेता हूँ, टोटल वर्क तो मेरा सेम है, टोटल वर्क कितना है मेरा 1920 है ना।
1920 यूनिट्स है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब जो है मेरा 10 आदमी है, तो आदमी का एफिशिएंसी तो आपको पता ही है ना, देखो मैन बाई वुमेन का जो एफिशिएंसी है 1:1 है, तो स्टार्ट में ही निकाल चुके हैं, वो तो सारे क्वेश्चन में लागू होगा। तो एक आदमी का एफिशिएंसी 1 है और 14 वुमेन का एफिशिएंसी भी 1 है, ठीक है। तो गाइज ये जो है इसका मुझे पता नहीं है कि कितने ये गर्ल प्लस 24 है, ठीक है। तो इसको हमको बेसिकली डिसाइड करना है कि क्या होगा, ठीक है। अब ये इंटू जो 16 है, 16 डेज में सब काम कर लेते हैं ना, ये जो टोटल वर्क हो गया यही टोटल वर्क हो गया ना, 10 आदमी 14 वोमेन और ये G+24 जो है 16 डेज में कितना काम करता है, यही टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना मेरा है, 1920 यूनिट है, ठीक है। 1920 यूनिट है ना, तो मतलब मेरा क्या हो गया यहाँ से, ये जो है ये मेरा क्या हो गया 24 प्लस ये जो अननोन है हमको निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको 16 का 16 120 हो गया। मतलब जो ये अननोन वाला है मेरा कितना हो जाएगा भाई, ये जो है आपको कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको अभी कैलकुलेट करना है क्या होगा, और ये अननोन मतलब G+24 जो है गर्ल्स का अननोन मुझे पता करना है, ठीक है। तो इसको अभी यहाँ पे रख देते हैं कि यहाँ क्या होगा ये निकालेंगे अभी। अब देखो मुझे कह रहा है क्या कि गर्ल जो है अकेले कितने दिन में काम कर लेती है, 26 दिन में काम कर लेती है, ठीक है। तो टोटल वर्क मेरा कितना है 1920 यूनिट है, ठीक है, टोटल वर्क 1920 है। और जो है गर्ल अकेले कितने दिन में कर ले रही है भाई, 26 दिन में कर ले रही है, ठीक है। तो मतलब जो है गर्ल जो है मतलब 26 दिन में कर लेती है, तो मतलब गर्ल का एफिशिएंसी क्या हो गया। तो गाइज मेरा टोटल वर्क 1920 यूनिट है और गर्ल जो है 26 दिन में काम पूरा कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। तो मतलब जो है मेरा रेट जिससे वो काम करेगी गर्ल्स जो है उसका क्या हो जाएगा भाई, 1920 कर रही है और 26 मेरा कितना है, 26 गर्ल्स है, ठीक है। तो गर्ल का एफिशिएंसी जी रख लेते हैं, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपको 960 बटा कितना हो जाएगा 960 बाई 13 जी हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये गर्ल का रेट है जिससे वो काम कर रही है। तो अब मुझे पता है ना कि यहाँ से देखो G+24 गर्ल्स जो है ये किस रेट से काम कर रही है भाई, 960 बाई 13 जी, ठीक है। ये मेरा कितना दिया गया है 96 दिया गया है, तो देखो ये 10 से चला गया, ये कितना हो गया आपका 10G प्लस 240 इज इक्वल टू कितना हो गया 13G हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरा 3G कितना हो गया 240 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरा जी कितना आ गया, जी ही पूछ रहा था ना कितना होगा, तो 80 हो जाएगा। ठीक देख रहे हो कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। तो इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा मेरा 80 हो जाएगा आंसर। तो एक बार फिर से समझा देता हूँ, 10 मैन 14 वोमेन और G+24 गर्ल जो है 16 दिन में काम कर लेती है, हमको जी का वैल्यू निकालना है क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो जब गर्ल अकेले 26 दिन में दिया गया है काम कर लेती है, टोटल वर्क मेरा पता है ना 1920 यूनिट है। तो अब इसके हिसाब से हम लोग इक्वलेट कर देते हैं टोटल वर्क को, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया G+24 अगर एफिशिएंसी से ये अननोन है 96 डेज में कर रही है। अब गर्ल अकेले का हमको पता चल गया कितना है भाई, जिस रेट से वो वर्क कर रही है, तो मतलब एफिशिएंसी वाला जो है वो पता चल गया। तो अब इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे तो क्या होगा, जी का वैल्यू आ जाएगा। तो देख रहे हो कितना खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। रियल एसबीआई पीओ मेंस आईपीएस पीओ मेंस में आपको टाइम एंड वर्क के ऐसे कैसलेट और डीआई के क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे, जो है आपका बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये भी है। इसमें कह रहा है रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली आंसर द क्वेश्चन, द टेबल गिवन बिलो शोज द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क प्राइस ऑफ टू आर्टिकल, ठीक है। तो देखो दो आर्टिकल है मेरा ए और बी, ठीक है। तो उसका जो है कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया है 600x है और मार्क प्राइस 16y, ठीक है। और बी जो आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस एक्स के टर्म में दिया गया है 700x है और मार्क प्राइस 20y है, ठीक है। गिवन टेबल चार्ट shows the relationship between x and y in two difference of p and q। अब दो दुकान है p और q, उसमें जो है x और y के बीच में रिलेशनशिप है, एक में y 50x के बराबर है, एक में y 100x के बराबर है, ठीक है। और एक टेबल चार्ट भी दिया गया है विच shows the discount offer while selling article a and b in shop p and q at various time। मतलब आर्टिकल ए बी को जो शॉप पी एंड क्यू बेचते हैं तो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिस्काउंट परसेंट आपको दिया गया है, ये भी देखो एक्स के टर्म में दिया गया है, ठीक है। और क्या कह रहा है मेरा नोट में, कह रहा है आर्टिकल ए एंड बी सोल्ड इन बोथ द शॉप्स, मतलब आर्टिकल ए बी दोनों शॉप पी और क्यू में बेचा जाता है, ठीक है। और एक्स का वैल्यू कह रहा है इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है एक्स इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इसमें जो है थोड़ा आप दिमाग लगाना कि मतलब किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिकली इन्फॉर्मेशन मेरे पास यही है, मतलब जो क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा उसी को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो कुछ ऐसा स्पेशल चीज नहीं दिया गया है जिससे हम लोग इसका वैल्यू निकाले, तो हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज करके, डाटा को यूज करके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं।
तो गाइस पहले क्वेश्चन में आते हैं, इसमें कह रहा है शॉप पी सोल्ड आर्टिकल ए एट 2 पीएम। ठीक है, तो जो शॉप पी है आपका आर्टिकल ए को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये है आपका शॉप मतलब दुकान है और आर्टिकल ए को बेचता है। और कितने बजे बेचता है भाई? 2 बजे। तो 2 बजे बेचता है तो उसका जो डिस्काउंट है परसेंटेज 10x है। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना है इसको भी लिख लेते हैं। जब वो 2 बजे बेच रहा है तो उसका डिस्काउंट कितना है ये भी। तो शॉप पी में जो आर्टिकल ए का है, देखो कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 600x है एज पर क्वेश्चन। ठीक है, और जो है मार्क प्राइस कितना है भाई, मार्क प्राइस जो है ये 16y है। ठीक है, 16y है। अब लेकिन शॉप पी में जो है y और y 50x है। ठीक है, तो शॉप पी में जो है मेरा y और x के बीच में रिलेशन है 50x है। तो मतलब मार्क प्राइस को x के टर्म में लिख लेते हैं, 800x हो जाएगा ना। हम लोग एक वेरिएबल में ले आते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है भाई, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा कि डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट 10x है, ये भी ध्यान में रखना। डिस्काउंट कितना है, 2 बजे जो है दुकानदार 10x का डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो मेरा डिस्काउंट कितना है 10x, परसेंटेज है, ये भी ध्यान में रखना, डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इस प्रोसेस में जो है एंड ऑब्टेन्ड ए प्रॉफिट ऑफ ₹80। प्रॉफिट कितना इस प्रोसेस में होता है उसको, दुकानदार को 80 रुपये का। ठीक है, जब प्रॉफिट 80 रुपये का होता है तो मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई, जो कॉस्ट प्राइस होता है प्लस प्रॉफिट, यही होता है ना, कॉन्सेप्ट तो यही है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो सेलिंग प्राइस पता चल गया, मार्क प्राइस पता है और परसेंटेज डिस्काउंट पता है 10x% है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है ना, क्योंकि x इंटीजर है उसका हमको निकालना है वैल्यू। फिर कह रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इन शॉप क्यू एट 4 पीएम। ठीक है, फिर कह रहा है आर्टिकल बी का जो शॉप क्यू में सेलिंग प्राइस है वो निकालना है। तो उसके पहले हम लोग x का वैल्यू पहले निकालते हैं। ठीक है, तो वही फिर से वही देखना, सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि हमारा मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट में क्या रिलेशन होता है भाई। तो देखो परसेंटेज डिस्काउंट क्या होता है आपका, फॉर्मूला मार्क प्राइस होता है माइनस सेलिंग प्राइस होता है डिवाइडेड बाय क्या होता है, मार्क प्राइस इंटू 100, यही होता है ना परसेंटेज डिस्काउंट। तो परसेंटेज डिस्काउंट इस केस में मेरा 10x है, तो 10x/100 कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस कितना है 800x है, और सेलिंग प्राइस कितना है मेरा भाई 600x प्लस 80, तो ये -80 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस यानी 800x। ठीक है, तो देखो एक जीरो चला गया ये, और ये एक जीरो चला गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपको, x बराबर कितना हो गया 200x -80 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 80x हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो है 200x - 80 कितना हो गया आपको 80x²। ठीक है, तो एक बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। और यहाँ पे क्या है मेरा भाई, यहाँ पे जो है मतलब इसको शॉर्ट कर देते हैं, ये 2x² हो गया, माइनस कितना हो गया 5x हो गया, +2 = 0। ठीक है, तो अब देखो ये 2 और 2 का 4 है, अब 4 और 1 होगा जो 5 देगा। ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा क्या हो गया, x का वैल्यू आ गया। तो x का वैल्यू 2 और 0.5 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा है x इंटीजर होना चाहिए, तो मतलब 0.5 तो नहीं होगा। तो मतलब x का वैल्यू मेरा कितना आ गया भाई 2 आ गया। तो x का वैल्यू 2 आ गया, तो अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया। तो अब जो है मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है 600x है यानी 1200 रुपया है, मार्क प्राइस कितना है 800x है यानी 1600 रुपया है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस तो मतलब जो है कॉस्ट प्राइस से कितना है 80 ज्यादा है, यानी ये कितना हो जाएगा 1280 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पता चल गया। अब हमको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इन शॉप क्यू। तो आर्टिकल बी का जो सेलिंग प्राइस है भाई ये पूछ रहा है। तो आर्टिकल बी का देखोगे, आर्टिकल बी के लिए क्या है भाई, आर्टिकल बी के लिए जो है क्या है मेरा इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल बी के लिए देख लो, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 700x है, तो कॉस्ट प्राइस 700x, एक्स का वैल्यू 2 यानी 1400 हो गया ना। ठीक है, और मार्क प्राइस कितना है मेरा, मार्क प्राइस है 20y है। ठीक है, देखो 20y है ना, तो y जो है, और हाँ शॉप कौन है ध्यान रखना, q है, तो ये वाला रिलेशन यूज होगा, यानी y = 100x, यानी y का वैल्यू 200 है शॉप q के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो अब देखो मार्क प्राइस कितना है मेरा 20y है ना, तो 20y है तो ये कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा ना मार्क प्राइस। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, लेकिन हमको परसेंटेज डिस्काउंट भी तो पता चल जाएगा, क्योंकि ये 4 बजे बेच रहा है। तो 4 बजे बेच रहा है, तो देखो 4 बजे कितना डिस्काउंट देता है 11.5x, यानी x का वैल्यू 2 है, तो ये कितना हो गया 23% का डिस्काउंट दे रहा है 4 बजे। तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया 23% आ गया। तो अब तो सेलिंग प्राइस इजीली निकल जाएगा ना। सेलिंग प्राइस क्या होता है भाई, जो मार्क प्राइस होता है और जितना डिस्काउंट मिल रहा है, 23% का डिस्काउंट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितने पे बेच रहा है 77% पे उसको बेच रहा है मार्क प्राइस के। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 4×7=28 के 8, हाथ में 2, 4×7=28 × 30, यानी 3080 जो है वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यही तो पूछ रहा था हमको
कि शॉप क्यू में जो है आर्टिकल बी का 4 बजे कितना सेलिंग प्राइस होगा, तो 3080 जो रुपया है ये हो जाएगा। तो देख रहे हो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, सी विल बी द आंसर। तो गाइस कितना खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, आपको भी मजा आ गया होगा। रियल एग्जाम में ऐसे ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। ये जो आप लोग लेंथी कम्प्लेक्स क्वेश्चन में उलझे हुए रहते हो, मैं कहूंगा इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। इसी लेवल का क्वेश्चन जो है आपको रियल मेंस एग्जामिनेशन में एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ के आएगा इस बार भी 2026 में भी, ठीक है। चलो इसके जो दो क्वेश्चन खूबसूरत क्वेश्चन और है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में। देखो इसमें कह रहा है इफ द प्रॉफिट ऑब्टेन इन आर्टिकल ए बाय शॉप क्यू एट 3 PM इज 616x, ठीक है। तो अब देखो मेरा आर्टिकल ए है तो ये वाला कंडीशन लागू होगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, आर्टिकल ए के लिए जो है मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है, ये 600x दिया गया है, ठीक है। और जो है मेरा मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस मेरा कितना है 16y है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, शॉप क्यू के लिए वाई एक्स में क्या रिलेशन है भाई, शॉप क्यू के लिए जो है मेरा वाई 100x है, ठीक है। तो यानी मार्क प्राइस कितना आ जाएगा 1600x हो जाएगा, एक्स के टर्म में यही हो जाएगा ना। अब क्या कह रहा है, इस केस में जो प्रॉफिट है आपका कितना है, प्रॉफिट जो है ये कह रहा है 616x रुपीज है। मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपको इसको ऐड कर दो, यानी 1216x होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस भी पता चल गया, मार्क प्राइस है और कॉस्ट प्राइस इन द टर्म ऑफ एक्स, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इन शॉप पी एंड द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इन शॉप पी। तो चलो वो तो निकालेंगे, लेकिन हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है हमको कि ये जो है 3 बजे बेचता है शॉप क्यू में, तो 3 बजे जो है 12x का आपको परसेंटेज डिस्काउंट है। तो 3 बजे जो है परसेंटेज डिस्काउंट कितना है आपको 12x है। तो यानी परसेंटेज डिस्काउंट क्या होता है भाई, फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता है, मार्क प्राइस होता है, ये होता है ना, फॉर्मूला तो ये होता है। तो ये कितना हो गया आपको 384x डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 1600x हो गया, ठीक है। तो x से x तो चला गया, अब ये किसको सॉर्ट आउट कर लो, कितना हो जाएगा ये, 4 × 36 96, ये हो जाएगा 400, 16 × 6 = 96, 16 × 2 = 32, 16 × 5 = 80, यानी ये कितना हो जाएगा आपको 6/25 आ जाएगा ना, 6/25 आ गया, ठीक है। अब जो है इधर देखो कितना है मेरा 12x/100 है, ठीक है। तो ये देखो ये 2 से चला गया और ये 4 से चला गया, या ये 2 से चला गया, यानी x का वैल्यू फिर से कितना आ गया मेरा 2 आ गया, ठीक है। तो इस केस में भी x का वैल्यू 2 ही आ गया। तो अब जो है मेरा, अब हम लोग को पता चल गया ना कि इस केस में मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, देखो 1200 रुपया है, ठीक है। और मार्क प्राइस कितना है 1600x यानी 3200 रुपया है। और जो है मेरा प्रॉफिट जो है कितना हो जाएगा आपको 600, ये 2 × 6 = 12, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1232 रुपया प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 2432 होगा, कॉस्ट प्राइस में सिंपली ऐड कर लो, तो ये सब पता चल गया, इसको लिख लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इन शॉप पी। अब जो आर्टिकल बी है, तो आर्टिकल बी के लिए देख लो भाई क्या कंडीशन है, आर्टिकल बी के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस जो है 700x है, यानी कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा, ठीक है। और मार्क प्राइस कितना है 20y है, ठीक है। तो 20y है, लेकिन y का वैल्यू जो है शॉप p के लिए देखना, p के लिए 50x है, तो यानी कितना हो जाएगा, ये 50x है तो यानी 100 हो गया। तो यानी जो है इसमें कितना लिख सकते हो, इसको 2000 लिख सकते हो। तो मेरा मार्क प्राइस कितना हो गया 2000 है। तो देख लेना ध्यान से कौन से शॉप के लिए बोल रहा है, क्योंकि कंफ्यूजन मत करना। अब जो है क्या हमको पूछ रहा है, ये हमको पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी, तो ये तो 1400 निकल गया, एंड मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इन शॉप पी। तो 1400 और 2000 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई 600 रुपीज हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा ना। तो हमको क्या हो जाएगा 600 रुपीज विल बी द आंसर। तो बहुत खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, लेकिन ध्यान से देखना कौन से आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस कौन सा लेना है, और एक्स वाई में रिलेशन एच पर शॉप पी एन क्यू क्या दिया गया उसी को यूज करना। और जो है आपका किस टाइम में कितना परसेंट का डिस्काउंट है, तो उसको भी अच्छे से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था गाइज, होपफुली आपको मजा आया होगा, मुझे तो बहुत मजा आया। तो गाइज इस प्रॉफिट एंड लॉस डीआई का जो लास्ट क्वेश्चन है, ये आप मुझे बताना क्या होगा, इसका मुझे आंसर बताना। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ये, अगर आप इसको बना लोगे मतलब मेंस एग्जाम के लिए आप बिल्कुल रेडी हो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना क्या होगा, ठीक है। एंड मेक श्योर थोड़ा एफर्ट लगाना, ये नहीं कि हार मान जाना, थोड़ा दिमाग लगाना। और आपके पास इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो ध्यान से देखना किस आर्टिकल की बात हो रही है, किस शॉप की बात हो रही है, और कितने टाइम में वो जो है मतलब सेल कर रहा है या खरीद रहा है, ठीक है। तो वो देख लेना आप ध्यान से, उसके बाद मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्व करके आंसर बताना।
तो गाइज आज मैंने जो आपके क्वेश्चन करा है ये रियल आईपीएस पीओ 2026 मेंस का एग्जाम का लेवल है, ठीक है। तो आईपीएस पीओ 2026 में जो के मेंस में है मैथ का लेवल बिल्कुल यही आने वाला है। तो जो भी आप लेंथी कम्प्लेक्स क्वेश्चन कर रहे हो उसको करना छोड़ो, मॉक्स में जो क्वेश्चन करके डिमोटिवेट हो रहे हो उसको करना छोड़ो, रियल एग्जाम लेवल क्वेश्चन यही है जो मैं करा रहा हूँ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सारे रियल एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। तो एसबीआई पीओ 2026 के मेंस में भी आपको मैथ में इसी तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो गाइज मुझे बताना क्या अब आपको डर लग रहा है मेंस के मैथ को लेके, क्योंकि जो हवा बना दिया है लोगों ने कि बहुत खतरनाक लेवल है, किसी से नहीं बनेगा। इवन जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट है इस वीडियो के देखने के बाद कॉन्फिडेंट हो जाएंगे भाई कि वो भी मेंस एग्जामिनेशन में मैथ में अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट मेक श्योर जो है आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारे अरिथमेटिक टॉपिक के मैंने कॉन्सेप्ट वन शॉट में क्लियर कराए, उसकी वीडियो देख लो, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके देख लो, और मैंने उस पे एग्जाम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए, लेटेस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ मैंने कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है जिससे नॉन मैथ बैकग्राउंड बच्चे भी समझ जाए, ठीक है। तो गाइज होपफुली आज के बाद से अब कोई नहीं बोलेगा कि मुझे आईपीएस पीओ मेंस के मैथ में डर लग रहा है या एसबीआई पीओ मेंस के मैथ में डर लग रहा है, क्योंकि मैंने सारा डर होपफुली आपका भगा दिया है। और जो भी हवा बनाते हैं कि बहुत टफ मैथ आता है, खतरनाक आता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है तो क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे, ठीक है। बस आपको क्या करना होगा, अपने कॉन्सेप्ट का नॉलेज को अप्लाई करना होगा, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना होगा, थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे। जो मैं अप्रोच बताता हूं उसको यूज करोगे तो क्वेश्चन जो आपके मेंस में 100% बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो गाइज होपफुली आज आपने आईपीएस पीओ मेंस प्रीवियस ईयर क्वांट का जो क्वेश्चन कराया उसके सेशन को एंजॉय किया होगा। तो गाइज इस तरह के जो हाई लेवल क्वेश्चन है इसको मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो। इस बार जो सारे एग्जाम है सबको हम लोग क्लियर करेंगे साथ में मिलके। तो इस बार जो है कोई भी एग्जाम को छोड़ना नहीं है, सारे एग्जाम के मैथ में जो है प्री मेंस सारे में अच्छे स्कोर करने हैं, और दूसरे सब्जेक्ट में भी स्ट्रेटजी वीडियो में बताऊंगा प्री मेंस और इंटरव्यू की। इस बार सारे एग्जाम क्लियर करने हैं। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।